गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों और छोटे भाई बहनों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आपकी तैयारी अ, चल रही होगी और अभी तो रिवीजन मोड पे है जैसा कि कल हमने बात की थी। तो सिंप्लीफाइड चैनल आपके सामने आया है प्रैक्टिस सीरीज लेके, रिवीजन सीरीज लेके यूटेट की। तो तैयारी तो आपकी फुल हो चुकी है, तो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने प्रैक्टिस पेपर सेट 1 किया था, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। तो आज हम आपके सामने आए हैं प्रैक्टिस पेपर सेट 2 लेके। ठीक है, तो ईवीएस की हम अभी रिवीजन कर रहे हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे क्वेश्चंस में आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस सबसे आवश्यक है? तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो ये तो हर किसी को पता है कि जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए अर्थ समिट कहाँ आयोजित हुआ था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। द अर्थ समिट फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाज हेल्ड एट पेरिस, क्योटो, रियो डी जेनेरियो या लंदन? सो योर करेक्ट आंसर इज रियो डी जेनेरियो, दैट इज अ प्लेस इन ब्राजील। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी और एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, commonly known as Earth Summit, was held in Rio de Janeiro, ब्राजील। कब हुई थी? जून 3 से लेके जून 14 तक 1992 में। ठीक है, तो सारे देश 172 गवर्नमेंट्स एक हुई थी पर्यावरण संरक्षण को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में भारत का कौन सा क्षेत्र शामिल है? मतलब विश्व की जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जिनको चिन्हित किया गया है, जहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी की जो अधिकता है वो सबसे ज्यादा दिखाई देती है, तो उसमें भारत का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट, राजस्थान मरुस्थल यानी कि राजस्थान डेजर्ट, पंजाब प्लेन्स या गंगा प्लेन्स? तो यह करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स में देखिए, द रीजन हार्बर्स ओवर 7,400 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 1,800 स्पीसीज ऑफ नॉन फ्लावरिंग और 139 मैमल स्पीसीज, 508 बर्ड स्पीसीज एंड 179 एम्फीबियन स्पीसीज। एम्फीबियन मतलब जो पानी और जमीन में, मतलब लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ठीक है, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग इज एम्फीबियन, मेढक पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द टॉपिक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, जो एनर्जी रिसोर्स है, they are divided into two groups. First group is renewable energy resource and second is non renewable एनर्जी सोर्स। तो नाम से क्लियर है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। रिन्यूएबल जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब बार बार पुनः पुनः हम उन्हें यूज कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस या सोर्सेस आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बार बार हम किन्हें यूज कर सकते हैं? जैसे आपकी सोलर एनर्जी है, आपकी विंड एनर्जी है और आपका वाटर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। सो दे कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन और ये बहुत जल्द खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो और इसका सेकंड, इसका अपोजिट है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, तो रिन्यूएबल तो यहाँ पे लिखा है, उसका दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, यानी कि जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब ऐसे एनर्जी सोर्सेस जिनको बनने में लाखों करोड़ों सैकड़ों साल लगते हैं, तो जल्दी तो उनको बना पाना संभव नहीं है। जैसे देखो, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आपके कितने सालों के, मीन्स हजारों हजारों सालों के जो डिपॉजिट होते हैं सी बेड में, उनसे निकलता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको बार बार बनाया जा सके, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। कोयला, अगेन कई हजारों साल में पहले जो आपके फॉरेस्ट है, वुड है, ये सब, ये लकड़ी वगैरह, ये अर्थ के अंदर डीप डाउन जमा हो गई लैंड स्लाइड से, इन सब से वो क्या हुआ, अर्थ के अंदर डीपर और डीपर जाती रही। और अर्थ के अंदर क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और वहां पे क्या है आपकी हाई कंप्रेशन है, प्रेशर हाई है, तो जो वुड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बोलने में इजी लग रही है, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये भी आपका क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है।
सौर ऊर्जा में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। प्राकृतिक गैस ये सब आपके क्या है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से ही निकलते हैं। इसी में कभी कंफ्यूज करने के लिए इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल आता है। तो एग्जॉस्टिबल जो खत्म होता है, एग्जॉस्ट मीन्स होता है खत्म होना, तो जो खत्म हो सकता है एग्जॉस्टिबल, यानी कि वहां पे कौन सा हो गया, नॉन रिन्यूएबल। और जो कभी खत्म नहीं होता वो आपका हो गया इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव देखो कितने सुंदर है, आपको दिखाई दे रहे हैं फिगर में। तो सबसे बड़ा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया में कहाँ पर है, सुंदरबन, अंडमान द्वीप, पश्चिमी घाट, नीलगिरी। तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है सुंदरबन में। सुंदरबन डेल्टा में आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा कवर दिखाई देता है। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर डिप्लीटेशन। अगर आपको कल का पेपर आपने देखा होगा, कल का प्रैक्टिस सेट, तो हमने बात की थी कि ओजोन लेयर कौन सी परत में होती है। तो अब आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर डिप्लीटेशन यानी कि उस गैस के क्षय का मतलब उसके डिप्लीशन का मेन कॉज क्या है। आपने ये इन्वायरमेंट डे इन सब में स्पीच वगैरह ध्यान से सुनी होंगी, तो आपने ये सुना होगा कि जो बढ़ता पॉल्यूशन है उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, क्षय हो रही है, मतलब खराब हो रही है। ठीक है, डिप्लीशन हो रहा है उसमें। तो उसका मेन कारण मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। द आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो सीएफसीज होती है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन लेयर को। कल हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर जो है वो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ में आने से रोकती है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में पाई जाती है। जो ओजोन गैस है वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर या मेसोस्फेयर। सो आंसर इज, ये आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। नाउ प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च। तो जो भी देखो हमारे पर्यावरण संरक्षण में के लिए क्या किया जाता है कि जो ऐसे एनिमल्स या ऐसी स्पीसीज को चिन्हित किया जाता है जो कि मतलब जिनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है। ठीक है, तो जैसे इसमें प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। उसके बाद 1992 में आपका हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। फिर 2005 में आके और कंजर्वेशन माने जो आपके पर्यावरण के रक्षण के लिए और अलग और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, 1986 में। So Project Elephant was launched by the government of India in 1992 to protect elephants, their habitat मतलब वो जिस एरिया में रहते हैं, and corridors as well as address issues of human elephant conflict। जो मनुष्य और हाथियों के बीच में जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उनके प्राइमरी जो कॉजेज हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब पे इस पे फोकस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता। आज के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक मसाले, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग अवॉइड्स केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। द आंसर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। इट यूजेस ओनली नेचुरल मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक, इस पे हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेड डाटा बुक होती क्या है। वैसे क्वेश्चन में यही है, रेड डाटा बुक किसके लिए बनाई जाती है। द रेड डाटा बुक इज प्रिपेयर्ड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज, मेडिसिनल प्लांट्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, या ओहो आंसर निकल गया, या फिर खनिज मिनरल्स के लिए। तो रेड डाटा बुक इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। ऐसा मत लिखना कि विलुप्त तो हो चुके स्पीसीज के लिए नहीं होता, ये जो खतरे में है, जो जो विलुप्त तो होने की कगार पे हैं, उन एनिमल्स, सॉरी नॉट एनिमल्स नहीं, उन स्पीसीज
को अलग एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उनके लिए स्पेशल जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की फोटो दिख रही है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेड डाटा बुक में उन स्पीसीज को एंट्री की जाती है, उन स्पीसीज की एंट्री की जाती है जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे है, मतलब खत्म नहीं हुए हैं। मतलब आप कहेंगे कि डायनासोर रेड डाटा बुक में होगा, नहीं। ठीक है, रेड डाटा बुक में जैसे अभी आपके पांडा है, पोलर बियर है, और आपके जो व्हाइट टाइगर है, ये सब क्या है आपके रेड डाटा बुक में नोट किए गए हैं, रेड डाटा बुक में एंटर किए गए हैं, जिससे कि उन पे फोकस करके उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सके उनको कॉन्जर्व करने की। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है एसिड रेन। इसको मैं डिटेल से आपको समझाती हूँ, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इज नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर हीलियम गैस। तो इसका आंसर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और डाई ऑक्साइड, ओ ज्यादा बड़ा बन गया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो अब हम जरा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आपकी एसिड रेन होती क्या है। देखो क्या है कि इतना सारा पॉल्यूशन बढ़ गया है, जो पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स के एटमॉस्फेयर में जाने से जो गैसेस होती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, तो ये सारे क्या है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं। और इनके एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से जैसे ही ये आपके ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं, वो क्या है वहां पे आपके वाटर वेपर से, ऑक्सीजन से, इन सब से रिएक्शन करते हैं। तो SO2 ने रिएक्शन करी आपके H2 से, और वहां पे प्रेजेंट अदर गैसेस से रिएक्शन करी, और ये क्या बनाते हैं, ये कौन सी गैस बनाते हैं, SO2 आपकी बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में गया और वहां जाके वाटर वेपर इन सबसे रिएक्शन करके उसने बनाई नाइट्रिक एसिड। तो क्लियर रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपका नाइट्रिक एसिड। तो अब ये क्या है, पानी के साथ इन्होंने वाटर वेपर के साथ रिएक्शन कर लिया, उसके बाद एक साथ कंडेंस हो गए, क्योंकि वाटर वेपर ही क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, ठंडा हो रहा है वहां पे वाटर वेपर्स, उसके बाद वो वापस अर्थ में आ रहे हैं। दैट मीन्स, लेकिन अभी पानी में क्या मिक्स हो गया, SO2, और SO2 किस फॉर्म में मिक्स हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, और NO2 किस फॉर्म में मिक्स हो गया, नाइट्रिक एसिड। तो ये पानी के साथ मिक्स होके वाटर को क्या बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। ठीक है, तो जब ये एसिडिक एसिड वाला पानी जब अर्थ में आता है, सो दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। अब इससे नुकसान क्या है, इससे क्या होती है, जो और आपकी धरती है उसकी उर्वरकता कम होती है। दूसरा क्या है, ये एक्वेटिक लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाता है, और मॉन्यूमेंट्स को, हमारे बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है, पेंट को नुकसान पहुंचाता है, और ये हेल्थ इश्यूज तो डायरेक्टली इसके बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट कैन कॉज। ठीक है, तो हमारे अभी आपने पढ़ा होगा ताजमहल को भी, मतलब क्या है, एसिड रेन की वजह से इट वाज स्टार्टिंग टर्निंग येलो। ठीक है, तो उसके पास में एक मथुरा ऑयल रिफाइनरी थी, तो उससे काफी जो पॉल्यूटेंट्स हैं, सल्फर पार्टिकल, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके वहां पे एसिड रेन की मात्रा बढ़ रही थी, तो जिससे कि ताजमहल का कलर क्या हो रहा था, येलोविश हो रहा था। तो इसीलिए फिर उस फैक्ट्री को शिफ्ट करने की मांग की गई। ठीक है, तो ये होती है एसिड रेन। सो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस मुझसे मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आ गए होंगे। सो विश यू ऑल द गुड लक, और मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स करें कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए या एक्सप्लेनेशन किन पे चाहिए, क्योंकि हमने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है, तो आपको हम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं दे पाए, बट फॉर द कमिंग एग्जाम्स वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, from each and every single topic explanation. So thank you, and notes के लिए you can check my description box, the notes will be available there. Thank you, bye bye, good luck.